नमस्कार साथियों आज हमारा डिस्कशन मुख्य रूप से होने वाला है महात्मा गांधी जी के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के एक सीरीज चल रही है समर्पण 3.0। इसके अंतर्गत अब हम जो है भारतीय राजनीतिक विचारकों के ऊपर जो एक डिस्कशन कर रहे हैं, एक जो लंबी श्रृंखला चल रही है उसमें हमने कई सारे विचारकों के बारे में पढ़ लिया है। आज हमारा जो बातचीत जिस पर होने वाली है वो होने वाली है महात्मा गांधी जी के ऊपर। आप सब जानते हैं गांधी जी की शख्सियत के बारे में, उनके परिचय के बारे में और उनके जीवन काल के बारे में कि वो कितने अद्भुत और अविश्वसनीय तरीके से, अद्वितीय तरीके से भारत में राजनीतिक योगदान, सामाजिक योगदान और आर्थिक योगदान देते हैं। हम जनरली क्या करते हैं, हम उनके सिर्फ राजनीतिक आंदोलनों को, राष्ट्रीय आंदोलनों को पढ़ते हैं और उनको आगे बढ़ जाते हैं या फिर उनको उतना ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप उनके राजनीतिक आंदोलनों या योगदानों के साथ साथ आप सामाजिक और आर्थिक विचारों को भी समझेंगे ना, तो आपको एक बहुत ही बृहद स्तर पे, समग्र स्तर पे उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में आपको एक समझ विकसित हो पाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो अध्ययन है, हमारा जो डिस्कशन है या हमारी जो बातचीत है, वो मुख्य रूप से आप लोगों से इस प्रकार से होने वाली है कि आखिर गांधी जी सिर्फ राजनीतिक ना होकर के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर अन्य विचारकों के मामले या तुलना में किस प्रकार से अलग थे, किस प्रकार से विपरीत सोचते थे या किस प्रकार से अलग सोचते थे, जो कि उनको खास बनाता है। ठीक है। और हमारा आपको पता है कि किस प्रकार से अध्ययन होता है। आपने पिछली क्लास मेरी देखी होंगी तो उसमें आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन ज्यादा कराता हूँ किसी विचारक का, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन करने से हमें विचारकों की एक गहरी समझ हमें क्या है प्राप्त हो पाती है, मिल पाती है। अगर किसी विचारक को आपको किसी एक एंगल से, किसी एक दृष्टिकोण से समझना है तो उसका तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा अन्य विचारकों के साथ। अगर गांधी जी कोई अहिंसा को लेकर कोई बात कह रहे हैं तो अरविंदो का क्या मत है, एम एन रॉय का क्या मत है, दीनदयाल उपाध्याय का क्या मत है, रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या मत है, तो इन सब चीजों को आपको एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद क्या सोचते हैं, तो अब फिर आप जाकर के वहां पे एग्जैक्टली समझ पाओगे कि वो विचारक यहाँ पे क्या कह रहा है, बाकी विचारक क्या कह रहे हैं। तो एक वर्गीकरण यहाँ पे बन जाता है और ये वर्गीकरण आपको एग्जाम में, आपको परीक्षा में बहुत अच्छे यहाँ पे क्या है मार्क्स दिलाने में मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि किस विचारक ने कौन सी बात कितनी हद तक कही है, कितनी हद तक समर्थन उसका किया है, कितनी हद तक समर्थन नहीं किया है। ठीक है। तो हम जो है डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज का विचार है महात्मा गांधी जी के ऊपर। आप सब जानते हैं महात्मा गांधी जी एक बहुत ही बड़ी शख्सियत थे। इनके बारे में हम आज एक परिचय लेंगे। आज की क्लास हमारी परिचय की होगी। हम बेसिक बेसिक बातें पढ़ेंगे, समझेंगे, उनके बारे में सुनते जाना है आप लोगों को। नोट्स अगर बनाना हो तो बना लेना, अदरवाइज नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिचय से उतने प्रश्न नहीं आते हैं। उनके जो योगदान है, उनकी अलग अलग जो घटनाक्रम है, उनकी अलग अलग गतिविधियां हैं, उन सबसे प्रश्न आएंगे। तो परिचय वगैरह एक बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के ऊपर। महात्मा गांधी एक बहुत ही, मैं यहाँ पे एक विशाल जैसा शब्द यूज करूंगा, एक ऐसी विशाल शख्सियत है कि ये अपने आप में समग्र है, ये अपने आप में संपूर्ण है। इनके विचार हर एक एस्पेक्ट में, हर एक एंगल में आप देखोगे तो वो आदर्श की तरफ बढ़ रहे हैं, वो आइडियलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। यथार्थ को पीछे छोड़ करके इन्होंने आदर्श को ज्यादा महत्व दिया है, इन्होंने संतुलन को ज्यादा महत्व दिया है, इन्होंने समन्वय को ज्यादा महत्व दिया है। इन्होंने अराजकतावादी व्यवस्था को, हम यहाँ पे पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन वो अराजकतावादी व्यवस्था को ना दे करके एक आदर्शवात्मक जो है राजनीतिक व्यवस्था या राम राज्य की परिकल्पना पर ज्यादा इन्होंने बल दिया है। ठीक है। तो हम यहाँ पे भारतीय एक विचारक महात्मा गांधी को भारतीय नजरों से समझेंगे और हम यहाँ पे देखेंगे कि हाँ, किस तरीके से ये अलग है दूसरे विचारकों से। ठीक है। सबसे पहले गांधी जी का जन्म, आपको सबको पता है गांधी जी का जन्म कहाँ होता है। बेसिक इंफॉर्मेशन, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जहाँ पे इनका जन्म होता है, इसको सुदामापुरी भी कहा जाता है। ठीक है। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। वैष्णव परिवार था इनका। ठीक है। वैष्णव परिवार से जन्म होने की वजह से इनको हम इनके जो तौर तरीके हैं, क्रियाकलाप हैं, बहुत ही ज्यादातर एक पुरोहित वर्ग या ब्राह्मण वर्ग के समान इनके तौर तरीके रहते हैं। घर परिवार में ज्यादातर लोग सभी धार्मिक रहते हैं, तो इनकी भी जो शिक्षा दीक्षा होती है वो शुरुआती समय में बिल्कुल धार्मिक तरीके से होती है, पूर्ण रूप से ही धार्मिक थे। इनकी माता तो इतनी ज्यादा धार्मिक थी कि साध्वी थी, वो अपने आप में एक साध्वी थी, अपने आप में साधु वेश प्रवृत्ति में, दिन रात व्रत में, भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा पाठ में, भगवान की आस्था में, अध्यात्म में लगी रहती थी। तो अत्यंत धार्मिक महिला होने की वजह से इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, पूजा पाठ का प्रभाव पड़ता है
और बहुत ही कठिन से कठिन व्रत का पालन करती थी। धर्मनिष्ठा पर यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी जो धर्मनिष्ठा थी पुतलीबाई की, उनका प्रभाव गांधी जी पर पड़ता है। उनके जो पिताजी थे करमचंद गांधी, वो कबा गांधी के नाम से जाने जाते थे, राजकोट के दीवान थे। दीवान होने की वजह से मध्यम वर्गीय परिवार या फिर जो स्थिति है इनकी काफी ठीक रहती है। पिताजी दीवान थे तो इनको कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है आर्थिक जो है समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। सदाचार वगैरह की जो है, अनुशासन की जो है शिक्षा, सदाचार की शिक्षा, सदाचरण की शिक्षा और एक नैतिक जो जीवन जीने का तरीका है, वो इन्होंने कैसे सीखा? अपने पिताजी करमचंद गांधी से। लेकिन एक बात समझ में आपको ये भी आना चाहिए, पिताजी थोड़ी क्रोधी थे, तो गांधी जी का जो एक भाव था पिता के प्रति, वो एक डर का भाव या भय का भाव रहता था। आप कई सारी बातें पढ़ोगे इनके बारे में कि गांधी जी कितना यहाँ पे अपने पिता से संकोच भाव या एक भय का, एक डर का भाव रखते थे कि पिता यहाँ पे उनके लिए एक अभिभावक के समान है। और अभिभावक जो है यहाँ पे अगर क्रोधी स्वभाव के हैं, तो क्रोधी स्वभाव होने की वजह से वो जो है कम्युनिकेशन, जो संचार है पिता के बीच में और गांधी जी के बीच में, उतना अच्छा नहीं है या उतना ज्यादा नहीं है। इसके अलावा ये रिश्वतखोरी से दूर रहते थे। तो इनके पिताजी बहुत ज्यादा क्या थे, ईमानदार प्रवृत्ति के और सत्यनिष्ठ प्रवृत्ति के, धार्मिक थे, सत्यनिष्ठ थे, नैतिक थे। तो ये सब प्रभाव गांधी जी के ऊपर भी देखे जाते हैं। ये बात आप सब जानते हो कि माता पिता के प्रभाव तो पड़ते ही हैं पुत्रों पर या पुत्रियों पर, संतान पर। माता पिता की सबसे छोटी संतान थे वो पुतली से, उनके 3 पुत्र और 1 कन्या थी। देखो आपको पता होना चाहिए कि उनके पिताजी की 3 शादियां हुई थी, और 3 शादियों में जो पुतली बाई थी ना, उनकी जो पत्नी थी, उनमें उनके पुत्र कौन थे? ये गांधी जी थे। उनके 3 पुत्र थे और ये 1 कन्या थी पुतली बाई की, यानी कि गांधी जी के 2 भाई थे और 1 बहन थी। यहाँ पे समझने वाली बात है कि गांधी जी अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान होते हैं। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे डिस्कशन हो जाता है गांधी जी के जन्म को लेकर के। अब पढ़ते हैं इनके विवाह के बारे में। गांधी जी का जो विवाह होता है वो बाल विवाह के रूप में होता है। इनका विवाह होता है 13 साल की उम्र में। किससे होता है? ये होता है उनके मझले भाई और उनके चचेरे भाई, ठीक है, के साथ उनका विवाह होता है। मतलब 3 भाइयों का विवाह एक साथ करवाया जाता है, जिससे बड़ों की सुविधा हो। आपने उनकी अगर सत्य के प्रयोग कहानी पढ़ी होगी या उनकी आत्मकथा पढ़ी होगी, तो उसमें बहुत अच्छे से गांधी जी ने खुद ही बताया है कि हमारी जो है विवाह जो है एक साथ 3 भाइयों का विवाह एक साथ कराया गया था, उनके मझले भाई का और उनका, और उनके एक चचेरे भाई यानी कजिन का विवाह साथ में करवा दिया, जिससे कहीं ना कहीं एक आर्थिक बोझ ना बढ़े ज्यादा। इनका जो विवाह होता है वो किससे होता है? वो होता है यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये भी लिखी हुई है कि विवाह को एक ऐसी प्रथा माना जाता है जिसके समर्थन में उन्हें कोई नैतिक दलील नहीं सोचती। मतलब ये है कि गांधी जी ने यहाँ पे विवाह किया, बाद में भी उनको कई सारी बातें रियलाइज हुई कि जो चीज उन्होंने विवाह जिस समय पे किया वो गलत था, एक बाल विवाह जो है वो गलत होता है, ये बाद में उनको रियलाइज हुआ। उस वक्त उनको पता नहीं था, 13 साल की उम्र में उनको समझदारी नहीं थी कि हाँ ये गलत होता है। उन्होंने किया है वहां पे। उनकी जो पत्नी है ये कस्तूरबा गांधी है, इनसे होता है, तो इनको भी ज्यादा समझदारी उतनी नहीं रहती है। तो इनको यहाँ पे एक बात समझ में आई कि उनको खास कोई नैतिक समर्थन या नैतिक दलील नहीं सोचती है कि उन्होंने क्यों इतनी कम उम्र में विवाह किया। तो बाल विवाह को बाद में वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हुआ था उनका बाल विवाह, ठीक है, ये हमने बात समझ ली। इसके बाद आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है उनकी पढ़ाई को लेकर के, कि कैसे वो उन्होंने हाई स्कूल में जाकर के पढ़ाई लिखाई की अपने ही पोरबंदर के आसपास, फिर बाद में वो राजकोट भी गए। मंद बुद्धि विद्यार्थियों में तो नहीं थे, वो एवरेज थे, लेकिन उनको इनाम और छात्रवृत्तियां भी उनको मिलती रही हैं। समय के साथ साथ वो इतने अच्छी एजुकेशन या अच्छी स्तर में पढ़ाई कर रहे थे या अच्छा लेवल रखते थे पढ़ाई में, कि उनको फिर स्कॉलरशिप इनाम वगैरह भी मिलते रहते थे। शिक्षक के प्रति उनका विनय कभी कम नहीं हुआ। मतलब वो शिक्षक के प्रति एक जो विनम्र स्वभाव है, शिक्षक के प्रति जो सम्मान का स्वभाव है वो रखते थे। एक बार उन्हें केवल केटल शब्द की स्पेलिंग गलत लिखने पर शिक्षक से डांट खानी पड़ती है। एक इंस्पेक्शन करने के लिए बड़े अधिकारी आते हैं, अंग्रेज अधिकारी आते हैं उनके स्कूल में, तो उनके क्लास टीचर उनको सजेशन दे देती है कि यहाँ पे कुछ 5 स्पेलिंग सबको याद कर ही लेना है। पहले सजेशन दे दिया उनके क्लास टीचर ने, लेकिन फिर भी यहाँ पे गांधी जी नहीं लिख पाते कैटल शब्द की स्पेलिंग। तो यहाँ पे उनके जो क्लास टीचर है वो सजेस्ट करते हैं कि बगल वाले की कॉपी कर लो या बगल वाले की नकल कर लो। लेकिन गांधी जी यहाँ पे सत्यवादी अपना जो स्वभाव है वो दिखाते हैं, अपनी नैतिकता को दिखाते हैं और गलत स्पेलिंग लिखते हैं, चीटिंग नहीं करते हैं, तो उनको शिक्षक से डांट भी खानी पड़ती है। तो ये उनको एक ईमानदारी पूर्ण स्वभाव दिखाता है। कम उम्र में उन्होंने एक पत्नी व्रत का पालन करने का निश्चय किया, और ये बड़ी बात है कि एक पत्नी व्रत उस समय में बहुत कम होता था, क्योंकि ये एक व्यवस्था नहीं थी जो है बहु विवाह वगैरह को रोकने की।
तो बहुविवाह या बहुपत्नी प्रथा को रोकने या प्रतिबंध करने की व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे में लोग कई शादियां करते थे, उनके पिता ने भी खुद 3 शादियां की थी, लेकिन यहाँ पे गांधी जी एक पत्नी व्रत का पालन भी करते हैं। इसके बाद क्या होता है, गांधी जी ने कुछ अपने जीवन में घटनाक्रम उन्होंने देखे हैं। जैसे 15 साल की उम्र में कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, कुछ प्रयोग किए, जैसे कि उनके भाई के सोने के कड़े का एक टुकड़ा चुराया उन्होंने, और इस गलती को उन्होंने बाद में फिर स्वीकार भी किया कि गलत है। मतलब कुछ उनके अंदर भाव था कि यहाँ पे इसको चुरा करके मैं कुछ चीजें खरीदूं, कुछ यहाँ पे परचेज करूं, कुछ यहाँ पे सामान लूं। लेकिन आपको पता है ये ज्यादा हमारे लिए काम का नहीं है, बस आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कैसे वो जिंदगी से सीख रहे हैं, कैसे जिंदगी का अनुभव ले रहे हैं। तो उन्होंने चुराया जब कड़ा, तो वहां पे उनको बाद में कहीं ना कहीं एक्सेप्ट उन्होंने किया, उनको गिल्ट फील हुआ, उनको बहुत बुरा लगा अंदर से कि उनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अपने पिता को एक पत्र लिख करके, सामने जाने की उनकी हिम्मत नहीं थी कि सामने जाकर के मुंह पे उनको बता दे कि हाँ उन्होंने चोरी की है, तो वो अपने पिता को पत्र के माध्यम से बताते कि हाँ उन्होंने चोरी की है। और जैसे पढ़ करके उनके पिता रो पड़े, इतना ज्यादा भावुक हो गए कि मेरे पुत्र ने इस तरीके की जो गतिविधि की, इस प्रकार का कृत्य किया है जो बिल्कुल भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सम्मान करने योग्य नहीं है। उनको अपने संस्कारों पर कहीं ना कहीं रोना आ गया। इस घटना को गांधी जी ने अपने जीवन का अहिंसा का जो है पदार्थ पाठ माना, कि जीवन में कुछ मिले या ना मिले लेकिन चोरी कभी नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और खासतौर पे मेरे पिता के लिए इतनी बुरी कहीं ना कहीं स्थिति में डाल सकता है कि उनको रोना पड़ सकता है, जो कि इतने कठोर है, इतने निष्ठ, इतने मजबूत है, लेकिन फिर भी रो दिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो उन्होंने जीवन में कभी भी चोरी ना करने का यहाँ पे वचन भी दे दिया है अपने आप को। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, प्रारंभिक शिक्षा को लेकर के अगर हम बात करें, तो प्रारंभिक शिक्षा को लेकर के गांधी जी का ये था कि गांधी जी ने शुरुआती शिक्षा तो राजकोट से प्राप्त की थी। शुरुआती शिक्षा के लिए गांधी जी राजकोट जाते हैं, लेकिन बाद में ये क्या है, उन्हें इनाम मिलते हैं और बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। तो बाद में वो बहुत अच्छे स्तर पे वो राजकोट में जाकर के उसके बाद उच्च शिक्षा में भी जाने का प्रयास करते हैं। क्यों? अब देखो, जनरली प्राथमिक शिक्षा ही उस समय बहुत बड़ी शिक्षा का स्तर हुआ करता था। प्राथमिक शिक्षा के बाद ज्यादातर बच्चे यहाँ पे पढ़ाई लिखाई छोड़ देते थे। गांधी जी के पास भी ऑप्शन था, विकल्प था, उनके भाइयों ने भी यहाँ पे पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन गांधी जी ने यहाँ पे पढ़ाई नहीं छोड़ी। उनको छात्रवृत्तियां मिली, उनको इनाम मिले, उन्होंने अपना जो है पढ़ाई का जो स्तर है वो कंटिन्यू बना के रखा, उसको सतत रूप से निरंतर जारी रखा। और उच्च शिक्षा और धार्मिक प्रभाव के अंतर्गत हम देखें तो उच्च शिक्षा के लिए वो क्या है, मैट्रिक पास करते हैं, और उन्होंने भावनगर के सामलदास कॉलेज में भी दाखिला ले लिया। सामलदास कॉलेज था उच्च शिक्षा के लिए उनका, और भावनगर में जाकर के उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा भी पूर्ण की। यहाँ पे वो बाइबल का अध्ययन करते, अब कॉलेज जाएंगे तो नए नए और भी धर्मों के बच्चों से जुड़ेंगे। उन्होंने ईसाई धर्म की बाइबल, भगवत गीता का भी अध्ययन किया। भगवत गीता का तो बचपन से अपनी माँ से पाठ सुनते आ रहे हैं, लेकिन खुद से अध्ययन किया उन्होंने। कुछ उनके शिक्षक भी थे जिनका प्रभाव उनके ऊपर बहुत पड़ा। संस्कृत से में उन्होंने भूमिति की तुलना में अधिक परेशान किया, क्योंकि उनकी राय में संस्कृत में सब कुछ रटना पड़ता है। संस्कृत में जो जियोमेट्री है वो बहुत उनको परेशान करती थी। और सॉरी, संस्कृत ने जो है भूमिति की तुलना में, भूमिति मतलब जो मैथमेटिक्स में जियोमेट्री का एक पार्ट होता है, एक चैप्टर होता है, आपको पता है, एक बहुत टफ हिस्सा है मैथमेटिक्स का, जियोमेट्री। तो जियोमेट्री उनको ज्यादा सिंपल लगती थी कंपैरेटिवली संस्कृत। तो ये उनके साथ एक बहुत बड़ा एक दुविधा वाला पॉइंट होता था कि संस्कृत को छोड़ दें, दूसरे विषय या उर्दू या फिर हिंदी पे ज्यादा ध्यान दें। लेकिन बाद में उनके कुछ शिक्षकों ने यहाँ पे हिंदू जो है संस्कृत को बढ़ावा देने वाले कुछ ऐसे शिक्षक थे जो हिंदू धर्म को फॉलो करते थे, तो उन्होंने उन शिक्षक ने यहाँ पे संस्कृत के प्रति यहाँ पे एक महत्व को समझाया, और गांधी जी ने उसको एक्सेप्ट किया। और संस्कृत शिक्षक जो थे उनके, वो कौन थे? कृष्ण शंकर मास्टर। इन कृष्ण शंकर मास्टर ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया संस्कृत को लेकर के, और उनके कहने पर गांधी जी ने फिर संस्कृत का अध्ययन करना शुरू कर दिया, और संस्कृत को बाद में रटने वाली जो व्यवस्था है उसको त्याग दिया और समझने पे फोकस किया। बाद में आपको पता है फिर गांधी जी ने महसूस किया कि हिंदू बालक को संस्कृत का अध्ययन या अच्छा अभ्यास जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपको अगर हिंदू ग्रंथ अच्छे से समझना है, पढ़ना, उनकी गहराई से मर्म समझना है, तो आपको यहाँ पे संस्कृत आना चाहिए। हमारे पौराणिक, हमारे आध्यात्मिक, हमारे वैदिक ग्रंथ ज्यादातर संस्कृत में ही मिलेंगे आपको। गांधी जी का मानना था कि भारत की उच्च शिक्षा में मातृभाषा के साथ साथ राष्ट्रभाषा हिंदी का होना चाहिए, संस्कृत का होना चाहिए, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का भी स्थान होना चाहिए। तो कुछ ऐसी अदर लैंग्वेजेस का भी इंपॉर्टेंस उन्होंने बताया है, लेकिन मातृभाषा को पहली प्रायोरिटी देते हैं। इसके बाद इंग्लैंड में शिक्षा की बात करें, अब उच्च शिक्षा के बाद कहाँ जाएंगे? इंग्लैंड जाएंगे।
इंग्लैंड में वो क्या करते हैं, इंग्लैंड में लंदन के लिए प्रस्थान करते हैं। गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए 1888 में लंदन चले जाएंगे। उसके बाद वो क्या करते हैं, एक शपथ उनकी माँ के द्वारा दिलवाई जाती है कि बेटा इंग्लैंड में जाना तो एक बात हमेशा याद रखना, उनकी माता बोलती है पुतली बाई कि लंदन में मांस तो कभी मत खाना, ना मदिरा का सेवन करना, और ना स्त्री से कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है संपर्क बनाने की कोशिश करना, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है। ठीक है, तुमने एक पत्नी व्रत का पालन लिया है, और गांधी जी ने भी ये माना था कि एक पत्नी व्रत हमें आप का पालन करना चाहिए। तो इस तरीके से वो मांस, मदिरा और स्त्री से दूर रहने की शपथ कर कड़ाई से पालन करने का वचन देकर के यहाँ पे क्या करते हैं, वो लंदन चले जाते हैं। ठीक है, ये शपथ उनके लिए इतनी अच्छी साबित होती है कि वो बहुत सारे प्रलोभनों से बच जाते हैं, बहुत सारी समस्याओं से बच जाते हैं, बहुत सारी बुरी आदतों को अपनाने से बच जाते हैं। ऐसे में उनका बहुत ज्यादा बौद्धिक विकास हो पाता है, बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण करते वक्त वो बाइबल, खास करके न्यू टेस्टामेंट है ना जो बाइबल का, उसको वो कहीं ना कहीं अध्ययन करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, न्यू टेस्टामेंट में गांधी जी ने बाइबल का एक नया स्वरूप देखा था। क्या देखा था उन्होंने, ईसा मसीह के पर्वत पर जो प्रवचन दिए हैं, उनको सरमन ऑफ द माउंट कहा जाता है। उसमें अहिंसा नाम की बातें बहुत अच्छे से उनको मजा आ जाता है उनको पढ़ते ही। जैसे ईसा मसीह ने यहाँ पे न्यू टेस्टामेंट जो बाइबल का है, उसमें ईसा मसीह के जो वचन है, प्रवचन है, उनको क्या कहा जाता है, सरमन ऑफ द माउंट, सरमन ऑन द माउंट। यहाँ पे इस तरीके से इन प्रवचनों को लिखा गया है, इस चैप्टर इस तरीके के नाम से। जब इनको पढ़ते हैं तो वो यहाँ पे समझते हैं कि हाँ, एक व्यक्ति अगर कोई समाज में कोई व्यवस्था में अगर बदलाव लाना चाहता है, तो वो बिना किसी लड़े, बिना किसी संघर्ष, बिना किसी यहाँ पे खून खराबे के भी बदलाव ला सकता है। वो अपनी शिक्षा, अपनी अहिंसा की, अपनी शांति की प्रवृत्ति के माध्यम से। उन्होंने सर एडविन अर्नोल्ड, ठीक है, एडविन अर्नोल्ड से अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग ऑफ द सेलेस्टियल से भी भगवत गीता का परिचय प्राप्त किया। भगवत गीता को उन्होंने बहुत नए ढंग से, यहाँ पे एडविन अर्नोल्ड की किताब है उनके सॉन्ग ऑफ द सेलेस्टियल नाम की किताब, उसमें गीता का अनुवाद उनका किया गया है। उस किताब को पढ़ने के बाद गीता की और उनको गहराई समझ होती है। अभी तक तो उनकी माँ जो है पाठ समझा रही थी, उस पाठ को कहीं ना कहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार समझाया जा रहा था, लेकिन गहराई से उसका अध्ययन यहाँ पे अर्नोल्ड की किताब से ज्यादा पड़ता है उनका। और वे अपने जीवन का मार्गदर्शक भी यानी मानने लगते हैं यहाँ पे गीता को। अब कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए हैं, तो उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए लंदन में इनर टेम्पल नाम के यहाँ पे कॉलेज में दाखिला लिया। उसके बाद बैरिस्टर बनने के लिए उन्होंने बहुत ही क्या कि कानूनी सत्रों में भाग लिया, परीक्षाएं दी बहुत सारी कानूनी, वकालत की अलग अलग एग्जाम्स दिए, वकालत से संबंधित अलग अलग पुस्तकें भी खरीदी, उनको पढ़ा, इन सबको उन्होंने अध्ययन किया। जब इन सबका अध्ययन करने के बाद वो क्या है, पूरा का पूरा अध्ययन डिस्कस कंप्लीट कर ले, तो फिर आते हैं भारत वापस। भारत वापस आते हैं 10 जून 1891 को। कब गए थे, 1888 को गए हैं। ठीक है, 1888 को गए हैं। ठीक है, कब आ गए हैं, 1891 में वापस आ गए हैं, मतलब 3 साल रहे हैं वो, है ना। कब तक रहे हैं, 3 साल तक रहे हैं। हम देख के आए ना पिछली स्लाइड में। ठीक है, हम देख के आए यहाँ पे 1888 में लंदन के लिए रवाना हुए, और वापस कब आ गए, 1891 में आ गए हैं। ठीक है, चलिए 1891 में जैसे ही वापस आते हैं तो बैरिस्टर की उपाधि लेकर के वापस आते हैं। ठीक है, बैरिस्टर बन गए हैं। 12 जून को वो स्वदेश लौटते हैं, 2 दिन का समय लगता है उनको आते आते। और जैसे ही वो यहाँ पे आते हैं तो उनको एक समस्या पैदा ये हुई कि एक अज्ञात डर अजीब सा बना हुआ था। जैसे नई जगह पे जाओ, लोगों को नहीं जानते हैं, कोर्ट में आपको भेज दिया गया, वहां पे वकालत करना है, ना तो आप किसी पक्ष को जानते हो, ना विपक्ष को जानते हो, ना जज आपका जान पहचान का है। उनके सामने कैसे आप दलील रखो, कैसे उनसे जो है बहस करो, ये सब बहुत उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। तो वकालत की पढ़ाई तो उन्होंने लंदन से जरूर की है, बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ के आए, लेकिन भारत में सफल वकील नहीं बन पाएंगे, ये उनके अंदर डर बना हुआ था कि वो वकील अच्छे नहीं बन पाएंगे। उन्होंने अभी प्रैक्टिस करना शुरू नहीं किया, लेकिन पहले ही सोच लिया है कि वकील नहीं बन पाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, उनके अंदर ही एक बहुत बुरा भाव आता है। लेकिन किस्मत यहाँ पे बहुत उनके सपोर्ट कर रही है। उनको उसी वक्त एक केस आता है 1893-94 के आसपास, जिस वजह से उनको कहाँ जाना पड़ता है, कानूनी मामले को लेकर के साउथ अफ्रीका जाना पड़ जाता है। अब साउथ अफ्रीका जैसे ही जाते तो उनके साथ होता है नस्लीय भेदभाव। आपको पता है पीटर मार्ट्सबर्ग में जो क्लास 1 या फर्स्ट क्लास की जो टिकट में वो ट्रेवल कर रहे थे, तो उस डिब्बे से उनको धक्के मार के निकाल दिया जाता है। तो ये उनके साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा क्रिएट होता है भेदभाव का, नस्ली भेदभाव का, जिससे उन्होंने ट्रेन के पहले दर्जे के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था। इसी घटना से उन्हें भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ने का एक संकल्प या एक उद्देश्य, एक लक्ष्य मिल गया। देखो जीवन में हर एक व्यक्ति के क्या है, ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनको वो क्या है बहुत गहराई से नोटिस करता है, कोई नहीं करते हैं। गांधी जी जैसे लोगों ने यहाँ पे इस घटना को नॉर्मल नहीं लिया।
उन्होंने इस घटना को क्या माना, उन्होंने इस घटना को बहुत ही बड़ा एक घटना के रूप में माना और इसको परिवर्तन करने पे, इसको बदलने में उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे सोचा कि मैं इसको क्यों ना परिवर्तित करूं, मेरे पास संसाधन है, मेरे पास यहाँ पे ताकत हो, मैं मुझे कानून की समझ है, यहाँ पे कानून तरीके से तो मुझे डिब्बे के अंतर्गत यहाँ पे डिब्बे से तो फेंका नहीं गया, गैर कानूनी तरीके से फेंका गया है। मेरे पास फर्स्ट क्लास की ट्रेन के पहले दर्जे की डिब्बे की टिकट होने के बावजूद भी मुझे गैर कानूनी तरीके से अगर बाहर फेंका गया है, तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जिनको कानून की समझ नहीं, उनके साथ तो क्या क्या बुरा होता होगा। मुझे इसको बदलना पड़ेगा। तो उनको एक दिशा मिल गई, दशा मिल गई और एक साध्य मिल गया कि मेरा साध्य ये है, मेरा लक्ष्य ये है, अब लोगों के अधिकार दिलाना। इस तरीके से वो आगे बढ़ते, बढ़ना तो उनकी लाइफ सेट थी। उनको क्या जरूरत थी दक्षिण अफ्रीका के लोगों की यहाँ पे उनकी भलाई में काम करने की, ये भारत के लोगों की भलाई में काम करने की, उनकी तो लाइफ सेट हो गई थी। वो तो अच्छे तरीके से यहाँ पे बढ़िया अधिकारी लोगों को, बड़े बड़े अमीर लोग यहाँ पे जो है कानूनी लड़ाई लड़ते, उनके केस लड़ते, करोड़ों में कमाई करते। लेकिन उन्होंने यहाँ पे अधिकारों की लड़ाई लड़ी। अब दक्षिण अफ्रीका तो उनकी जन्मभूमि नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां के लोगों को वो आजाद करा रहे, उनके कानूनों को लेकर उनको सबक सिखा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि तुम्हें क्या सीखना चाहिए, तुम्हारा हक क्या है, तुम्हारा अधिकार क्या है, तुम्हारे कर्तव्य क्या है, तुम्हारे लिए लड़ने वाला जो काम है वो मैं करूंगा, तुम्हें क्या है, हमारी भी सिर्फ मेरे पीछे खड़े होकर के मेरा सपोर्ट करना, मेरा समर्थन करना है। तो इस तरीके से उनका जो एक भाव था वो दक्षिण अफ्रीका में भी दिखा। तो मेरे कहने की बात ये है कि उनके लिए देश की सत्ता जरूरी नहीं है, देश का यहाँ पे राजनीतिक जो पकड़ है वो बनना जरूरी नहीं था उनका। उनका देश के लोगों का कल्याण करना जरूरी था, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीय हो, चाहे भारत में रह रहे भारतीय हो, दक्षिण अफ्रीका में रह रहे ब्लैक लोग हो, अश्वेत लोग हो, या भारत में रह रहे अश्वेत लोग हो। उनका लोगों से यहाँ पे क्या है, ज्यादा वास्ता था, राजनीति पर कब्जा करना नहीं था। लेकिन आज गांधी जी को जिस तरीके से हम समझते हैं, पढ़ते हैं कि उनका सत्ता पाने का एक जो लालच था, इस वजह से उन्होंने कहीं देश को वो करवा दिया, बंटवा दिया, ये वो, मतलब इस बहुत ही नॉनसेंस तरीके से उनको डिफेम किया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। खैर हम आगे बढ़ते हैं। अभी इनके बारे में जब और डिटेल में पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगी कि हाँ वाकई गांधी जी कितना अलग डिफरेंट सोच रहे हैं। अब गांधी जी क्या है, यहाँ पे जैसे ही भारत में आएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि उनका यहाँ पे कहीं ना कहीं वकालत जो है सफल नहीं हो सकती है। गांधी जी को यहाँ पे मौका मिल गया दक्षिण अफ्रीका जाने का, लेकिन उनके साथ ट्रेन में एक जो घटना घटित होती है तो उनका हृदय जो है बहुत परिवर्तित हो जाता है, हृदय बहुत ज्यादा दुखित हो जाता है, बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है। तो ऐसे में वो ठान लेते हैं कि हाँ अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दक्षिण अफ्रीका में कुछ आंदोलन चलाऊंगा वहां के लोगों के अधिकारों को लेकर के। तो अब हम पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए गांधी जी के आंदोलन, जिस वजह से वो गांधी जी क्या करते हैं, दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोग, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और दक्षिण अफ्रीका की मूल निवासियों के अधिकारों को लेकर के लड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों ने ही कब्जा कर रखा है, जैसे भारत पे कब्जा किसने कर रखा है, अंग्रेजों ने। तो सबसे पहले आपको ये पीटर मार्ट्सबर्ग की रेलवे स्टेशन की घटना पता होना चाहिए, 1853 में घटित, 93 में घटित होती है। इनको किया क्या जाता है कि गांधी जी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे 1893 में। तो वहां पे क्या होता है कि फर्स्ट क्लास का टिकट लेते हैं, ठीक है, लेकिन उनको काला होने के कारण उनको डिब्बे से निकाल दिया जाता है। तो मना करने पर वो क्या करते हैं, स्टेशन से उनको कड़ाके ठंड में ट्रेन से नीचे फेंक दिया जाता है। जब वो मना कर देते कि मैं नहीं उतरूंगा, तो ट्रेन से फेंक दिया गया। तो इस तरह की घटना से क्या मिलता है, उनको अपमान होता है। और गांधी जी ने समझा कि मैं इतना विकसित और इतना पढ़ा लिखा, इतना मजबूत होने के बावजूद भी यहाँ पे इनसे नहीं लड़ पाया, तो गरीब, अनपढ़ और आशक्त लोग, यहाँ पे जो कमजोर लोग हैं, वो कैसे लड़ पाएंगे। तो अंदर से उनका दिल जो है बदल गया, अंदर से मन बदल गया और यहाँ पे बदल दिया उनको। और यहाँ पे वो भारत वापस क्या करते हैं, यहाँ पे लौटने के बजाय वो वहीं रह करके अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे दिखाएंगे कि अब क्या करूंगा मैं, वो यहाँ पे दुनिया को अब साबित करेंगे। गांधी जी ने सबसे पहले नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी। पहले तो उन्होंने इकट्ठा किया लोगों को, कि कितने लोग हैं जिनको यहाँ पे दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, वंचित हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने यहाँ पे शोषण महसूस कर रहे हैं, कितने गुलामी के जीवन जी रहे हैं, वो सब आए इकट्ठे। उन्होंने भारतीयों को संगठित किया, सबसे पहला पॉइंट ये है। उसके बाद क्या करते हैं, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को पहला राजनीतिक संगठन उन्होंने बनाया। क्या नाम था, नटाल इंडियन कांग्रेस। कब बनाया, 1894, जस्ट कुछ महीनों बाद ही बना दिया था। 1894 में घटना घटित हुई, 94 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी, संगठित किया इसमें लोगों को। और यहाँ पे उनके अधिकारों को लेकर अब क्या करेंगे, ये जागरूक करेंगे। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है इसका, अधिकारों की रक्षा करना, भेदभाव का विरोध करना, और सबसे महत्वपूर्ण कि अधिकार आपके क्या है उनको जानो तो पहले कि आपके अधिकार ये हैं। तुम्हारा अधिकार ये है कि तुम्हें टाइम पे खाना मिले, तुम्हें कुछ घंटे ही काम करना पड़े, तुम्हें 10-10 घंटे की बजाय यहाँ पे 20-20 घंटे काम करवाया जा रहा है।
तुम्हें 15-15, 18-18 घंटे काम करो जाए, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये तुम्हारा शोषण है। लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को लग रहा है 18 घंटे काम करना चाहिए, ये शोषण नहीं होता, लेकिन ये चीज गांधी जी ने उनको समझाई। तो बिखरे हुए भारतीय समुदाय और जो कमजोर समुदाय है उनको यहाँ पे एक मंच, एक प्लेटफॉर्म दिया, और वे अपनी आवाज उठाए, यहाँ पे अपनी आवाज रखें, जिसमें नटाल इंडियन कांग्रेस ने बहुत बड़ा यहाँ पे क्या किया, काम किया। इसके बाद यहाँ पे कुछ मानवतावादी और इंसानियत भरे काम भी करते हैं। एक्चुअल में एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना की बोअर युद्ध के समय पे 1899 में एक युद्ध हुआ था, आपको पता होना चाहिए, अंग्रेजों और डच वासियों के बीच में। कौन सा युद्ध हुआ था? बोअर का युद्ध। अब यहाँ पे गांधी जी क्या करते हैं, मानवीय आधार के कॉन्टेक्स्ट में क्या करते हैं, गांधी जी ने 1100 भारतीय वॉलेंटियर्स के साथ इस बोअर के युद्ध में एम्बुलेंस कॉर्प्स बनाई थी, मतलब एक एम्बुलेंस कॉर्प्स बनाई, एक समूह बनाया, एक दल बनाया, जो कि क्या कर रहा था, घायलों को, युद्ध में जो घायल थे, चाहे अंग्रेज हो चाहे डच हो, खासतौर पे अंग्रेज घायल, अंग्रेजों की सेना में ज्यादातर भारतीय होते थे, अंग्रेज भी होते थे, उन सब घायल सैनिकों की सेवा करने का काम किया, और मीलों पैदल चलकर घायलों को ढोया, इधर से उधर उनका चिकित्सा, उनको इलाज दिया, उनको मेडिकल सपोर्ट दिया। तो ये दिखाता है कि गांधी जी जो है बहुत अच्छे यहाँ पे तरीके से इंसानियत का सपोर्ट कर रहे हैं। अंग्रेजों ने भी गांधी जी के काम की सराहना की और उन्हें कैसर हिंद पदक भी दिया, और उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसको बाद में लौटा दिया था, आपको बाद में पढ़ने को मिलेगा। ये कैसर हिंद की जो उपाधि है किसको दी मिली थी, गांधी जी को मिली थी, बाद में इनको, इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय इसको त्याग दिया था। ठीक, अब देखो हमने दो बातें पढ़ ली, नटाल इंडियन कांग्रेस 94 बन गया है, और बोअर के युद्ध में उन्होंने इंडियन कॉर्प्स की स्थापना की है, जो कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेडिकल सपोर्ट दे रहे हैं बोअर की युद्ध के बाद। चौथे नंबर पे हमें पता होना चाहिए, इंडियन ओपिनियन और फिनिक्स आश्रम 1903-1904 में स्थापित करवाते हैं। इंडियन ओपिनियन आपको पता होना चाहिए, एक अखबार है, एक इंपॉर्टेंट एक न्यूज़पेपर है, इसमें वो अपने विचार लोगों तक पहुंचाते हैं, उस अखबार में लिखते हैं, उसमें वो हिंदी, गुजराती, तमिल और अंग्रेजी में वो छापते हैं उस बात को, और दुनिया में जन जन तक पहुंचाते हैं, भारतीयों तक पहुंचाते हैं, और वो भारतीय उनकी उनकी बातों को सुनते हैं, सचेत होते हैं, जागरूक होते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, सशक्त हो रहे हैं। अब फीनिक्स आश्रम यहाँ पे एक अलग से स्थापित करवाते 1904 में, जॉन रस्किन की किताब है, ठीक है, उसमें उन्होंने समझा था क्या, इसमें इन्होंने क्या है, जॉन रस्किन की किताब पढ़ने के बाद उन्होंने डरबन के एक जगह पे, मतलब वहां पे कोई एक एरिया था, इलाका था, कुछ खेत वाला इलाका, वहां पे फीनिक्स आश्रम या फीनिक्स बस्ती का यहाँ पे निर्माण कर दो। आश्रम मतलब ये नहीं कि वही पूजा पाठ वगैरह की चीजें होंगी वहां पे, मतलब पूजा पाठ तो जैसे खैर व्यक्तिगत मामला है, लेकिन वहां पे आश्रम मतलब इकट्ठा एक बस्ती जैसी बना दी जाए, उस बस्ती में वहां पे सभी प्रकार के लोग रहें, सभी आपस में बातचीत करें, एक ही कम्युनिटी के, एक ही प्रकार की सोच वाले व्यक्ति रहें, और वो अपने साथ एक दूसरे का मिलकर के सपोर्ट करें, ठीक है, अपने काम करें, अपने खुद का जो है अपना व्यापार, अलग अलग गतिविधियां करें, तो वो सब यहाँ पे मिल करके आश्रम में देखी जाएंगी। तो इसलिए वो फिनिक्स आश्रम सबसे पहले 1904 में स्थापित करवाते हैं दक्षिण अफ्रीका के डरबन में, डरबन जगह याद रखना है। अब यहाँ पे वो सर्वोदय, सर्वोदय का कॉन्सेप्ट भी देते हैं, और शारीरिक श्रम करने की बात भी करते हैं कि हर एक व्यक्ति जो इस आश्रम में बस्ती में रहेगा उसको सर्वोदय यानी सबके कल्याण पे काम करना है, सबके उदय की बात करना है, और सबको शारीरिक श्रम पे ध्यान देना है, ठीक है, कोई किसी को गुलाम नहीं बनाएगा, कोई किसी से काम नहीं करवाएगा, चाहे कितना भी कोई व्यक्ति यहाँ पे किसी और के यहाँ पे नौकर बनने की कोशिश भी करता है, तो भी यहाँ पे किसी को नौकर नहीं बनाना है, गुलाम नहीं बनाना है, किसी का उपनिवेश नहीं बनाना है, हमें अपने अंतर्गत ही, हर एक शारीरिक श्रम के अंतर्गत ही काम करना है। अब पांचवें नंबर का यहाँ पे है पहला सत्याग्रह, उनका ब्लैक एक्ट को लेकर के था 1906 में, याद ना, 1906 में उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था, कौन सा था वो, ब्लैक एक्ट को लेकर के। ब्लैक एक्ट क्या है, देखो यहाँ पे ये है कि सबसे पहले ट्रांसवाल सरकार ने, ट्रांसवाल जो दक्षिण अफ्रीका की सरकार थी, उन्होंने एक कानून बनाया था कि भारतीय जो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में रह रहे हैं, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में जो भारतीय रह रहे हैं, इन भारतीयों को यहाँ पे अपनी उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट्स वाला रजिस्ट्रेशन कार्ड हमेशा साथ रखना पड़ेगा। मतलब एक उनका क्या होगा, एक रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा ऐसा, उसमें उनके फिंगरप्रिंट्स बने होंगे, उनका नाम, उनका सब कुछ डिटेल्स लिखा होगा, और वो हमेशा आईडी कार्ड जैसे उनको अपने पास रखना पड़ेगा, जब भी जरूरत पड़ेगी तो उनको दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके की बातें यहाँ पे दिखाई जाती हैं, और ये सिर्फ भारतीयों के लिए था, किसके लिए, भारतीयों के लिए। तो ये क्या है, भेदभावपूर्ण है कि नहीं है, सबके लिए नहीं है। अगर सिर्फ भारतीयों का आपको जांच पड़ताल करना है तो ये तो गलत है। एक्चुअल में हो क्या रहा था कि गांधी जी जब सब भारतीयों को जागरूक कर रहे हैं, तो अंग्रेज भी समझ रहे हैं कि यहाँ पे भारतीय जागरूक हो रहे हैं, भारतीयों के अंदर अब नई चेतना जागृत हो रही है, भारतीय आंदोलन भी कर सकते हैं, सत्याग्रह भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे या विद्रोह भी कर सकते हैं भारतीय। तो यहाँ पे सरकार, ट्रांसवाल सरकार, दक्षिण अफ्रीकी सरकार, अंग्रेजी सरकार सचेत हो जाती है।
वैसे में उन्होंने सोचा क्यों ना इनके एक अलग से आईडी कार्ड बनवा दी जाए, मैंडेटरी कर दिए जाए, जिससे उनको समझना पहचानना आसान हो जाएगा। तो गांधी जी इसका विरोध विरोध करते हैं, उसको काला कानून यानी ब्लैक एक्ट कहते हैं। और जोहान्सबर्ग के एम्पायर थिएटर में गांधी जी ने कसम खाई कि इस कानून को कहीं नहीं, कभी नहीं मानेंगे, चाहे जान भी चली जाए। इस तरह की बातें बोलते हैं। अब परिणाम में यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सत्याग्रह करते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, और पहली बार जेल उनको जाना भी पड़ता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये उनका निष्क्रिय प्रतिरोध था, निष्क्रिय तरीके से एक सत्याग्रह करने का तरीका था। अहिंसक प्रतिरोध विरोध तो था, लेकिन एक तरीका जो है इनका ये सफल जरूर हो जाता है निष्क्रिय प्रतिरोध का। और पहली बार वो सत्याग्रह शब्द को यहाँ पे देखने को मिलता है दुनिया में। तो ये पहला सत्याग्रह जो उनका ब्लैक एक्ट को लेकर के था, ठीक है, ये काला कानून को लेकर के था, जिसमें भारतीयों की पहचान और उनकी अंगुलियों के निशान वगैरह का एक आईडी कार्ड बनाया जाएगा, जो कि एक गलत था। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, अगला पॉइंट यहाँ पे आता है, वो है रजिस्ट्रेशन कार्ड जलाना और मीर आलम का हमला। जनरल स्मर्ट सरकार, जो सरकार का एक जनरल था, स्मर्ट नाम है, उसने गांधी जी से वादा किया कि यदि भारतीय स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन करवा ले तो कानून रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि हम मान तो जाएंगे, लेकिन कुछ पठान यानी मीर आलम जो है ना, इनको लगा कि गांधी जी ने धोखा दिया है, और उन्होंने गांधी जी को बुरी तरह से पीट दिया। ठीक है, अब गांधी जी को बुरी तरह पीट दिया, बाद में सरकार अपनी बात से मुकर गई, और इसके विरोध में गांधी जी ने फिर से हजारों रजिस्ट्रेशन कार्ड में अलाव से में जला दिया। कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गांधी जी को यहाँ पे डिफेम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, कि सरकार एक तरफ तो बोल रही है हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस कानून को वापस ले लेंगे, है ना। तो गांधी जी उस विरोध को रोक देते हैं, लेकिन सरकार उसको कानून को वापस नहीं लेती है। तो यहाँ पे कुछ भारतीय नाराज हो जाते हैं गांधी जी से भी। तो ऐसे में क्या होता है, गांधी जी समझ जाते हैं कि यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे भारतीयों का साथ नहीं दूंगा, भारतीय होने के नाते, तो ये गलत होगा। गांधी जी अब क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कार्ड का अलाव जला देंगे, आग में उनको जला देंगे। और ये था उनका निष्क्रिय प्रतिरोध, कि हम अब खुल के आपके कानून को नहीं मानेंगे। इसमें परिणाम ये होता है कि आंदोलन और तेज हो गया, और गांधी जी ने दिखा दिया कि वो ना तो सरकार से डरते हैं, और ना ही अपनों के हमलों से। वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या करेंगे, इस जो है कानून के खिलाफ खड़े होकर के यहाँ पे सबका विरोध करेंगे। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब हमें आगे बढ़ना है, जिसमें उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की, क्यों की थी। देखो, सत्याग्रह जब लंबा चला तो आंदोलनकारियों के परिवारों को रहने के लिए व्यवस्था चाहिए। कोई एक जगह पे परिवार रहे तो यहाँ पे वो लंबे समय तक सत्याग्रह में इन्वॉल्व रह पाएंगे। जैसे आज के जमाने में सत्याग्रह होते तो क्या दिक्कत आती, सबसे बड़ी कि यहाँ पे इतने इकट्ठे लोग आते हैं, तो वो वहां पे हमेशा तो रह नहीं सकते, उस रोड पे, उस सड़क पे, उस मैदान में। उनको पूरा अपना कुनबा लेके आना पड़ेगा, पूरा परिवार लेके आना पड़ेगा, पूरा खाने पीने की व्यवस्था लेनी पड़ेगी, घर भी चाहिए उनको, वहां पे काम भी उनको मिल जाए वहां पे। तो ऐसे में गांधी जी एक आश्रम भी स्थापित कर देते, एक बस्ती स्थापित कर देते आंदोलनकारियों की, और वहां पे जोहान्सबर्ग के पास में आश्रम बनाते हैं, वो है टॉल्स्टॉय फार्म। वहां पे गांधी जी ने क्या किया, अपने दोस्त जो है हरमन कॉलेनबाख के ने इसके लिए जमीन दी थी। हरमन कॉलेनबाख यहाँ पे जमीन देते हैं जोहान्सबर्ग के पास में, और वहां पे गांधी जी टॉल्स्टॉय फार्म स्थापित करते हैं। और परिणाम ये हुआ कि सत्याग्रहियों का मुख्यालय ये बन गया, और खुद खेती करते, चप्पल बनाते, ये सब करके वहां पे अपनी दिनचर्या या अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाते थे। जबकि बैरिस्टर थे वो, लाखों करोड़ों कमा सकते थे, लेकिन खेती कर रहे हैं वो, और भी लोगों को सिखा रहे हैं कैसे क्या करना है, और अपने आजीविका चलाना है, क्योंकि हम सत्याग्रह कर रहे हैं यहाँ पे। द ग्रेट मार्च और 3 पॉइंट टैक्स का विरोध। अब इस 3 पॉइंट टैक्स विरोध में क्या था, अब देखो एक्चुअल में इस द ग्रेट मार्च और 3 पॉइंट टैक्स में ये था कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में अंतिम और सबसे बड़ा आंदोलन, जब इसमें आगे बढ़ते हैं, उनका ये अंतिम और सबसे बड़ा आंदोलन था। एक्चुअल में ये हुआ था कि मजदूर जो थे, भारतीय खासतौर में मजदूर, उनको 3 पॉइंट टैक्स का भारी कर लगा दिया गया। उस समय पे 3 पॉइंट टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हुआ करता था। ठीक है, कमाई 5 पॉइंट की होती थी या 6 पॉइंट की होती थी, उसमें 3 पॉइंट टैक्स के रूप में देंगे तो बहुत बड़ा कर हो जाएगा ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ईसाई पद्धति से, और साथ में सुप्रीम कोर्ट एक ये भी बोल देता है कि ईसाई पद्धति से जो विवाह नहीं हुए हैं, जिनकी शादियां, जिन कपल्स की शादियां यहाँ पे क्रिश्चियन मेथड से नहीं हुआ है, क्रिश्चियन परंपरा से नहीं हुआ है, वो अवैध शादियां हैं, और उनसे उत्पन्न संतान भी क्या है, अवैध है। तो ऐसे में हिंदू मुस्लिमों की पत्नियां कहीं ना कहीं, इनको रखेल माना जाएगा। इस तरीके की यहाँ पे शब्दावली यहाँ पे यूज की गई। और वो यहाँ पे नाजायज संबंध या नाजायज औलाद, उनकी जो औलाद होगी वो नाजायज औलाद होगी, इस तरीके की चीजों को यहाँ पे दिखा गया। तो गांधी जी ने और उनके जो सपोर्टर थे, समर्थक थे, उनको उन्होंने भरसक विरोध किया इसका। और महिलाएं इसमें खासतौर पर भड़क जाती हैं। कस्तूरबा गांधी भी यहाँ पे जेल जाती हैं, यहाँ पे वो विरोध करती हैं जब खुल करके इसका, तो उनको भी जेल जाना पड़ता है। और गांधी जी न्यू कैसल से नटाल तक हजारों मजदूरों के साथ पैदल मार्च निकालते हैं इसके एवज में। और यहाँ पे क्या होता है, परिणाम ये होता है, ये पूरी दुनिया की सरकार देखती है,
और यहाँ पे देखती है कि पूरी दुनिया यहाँ पे सरकार को देखती है कि यहाँ सरकार कर क्या रही है, कितने घटिया तरीके की अंग्रेज सरकार यहाँ पे कानून लेके आ रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका की सरकार कानून लेके आ रही है, कहीं ईसाई पद्धति को लागू कर रही है, कहीं 3 पॉइंट टैक्स लगा रही है। तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि गांधी जी ने इस ग्रेट मार्च के माध्यम से दुनिया को दिखा दिया कि हजारों लोग यहाँ पे अपने हक के लिए लड़ेंगे और यहाँ पे जो पॉइंट टैक्स है उसका भी विरोध करेंगे और जो ये ईसाई पद्धति वाला जो नियम लगा दिया है इसको भी रोकेंगे। तो सरकार यहाँ पे झुक जाती है और कानून को वापस ले लेती है। ये उनका कहीं ना कहीं क्या था, पहला यहाँ पे सफलतम एक तरीका था आंदोलन चलाने का। इसके बाद यहाँ पे स्मर्ट्स गांधी के बीच में समझौता होता है, भारत वापसी उनकी 1914 में हो जाती है। स्मर्ट्स गांधी का समझौता क्या होता है, गांधी जी जब जनरल स्मर्ट्स को हार माननी पड़ती है, बाद में आपको पता है इंडिया रिलीफ एक्ट भी पास होता है, 3 पॉइंट टैक्स को खत्म कर दिया जाता है और भारतीय विवाहों को भी मान्यता दे दी जाती है, आपको पता होना चाहिए। तो ये स्मर्ट्स गांधी आपसे अगर समझौता पूछा जाए तो एक्चुअल में वहां पे दो बातें आपको याद रखनी है। 3 पॉइंट टैक्स को खत्म किया गया जो भारतीयों के ऊपर लगाया गया था, और उसके बाद भारतीय विवाह पद्धति को भी मान्यता दी गई कि हिंदू विवाह पद्धति से अगर शादी हुई है तो वो भी वैलिड है। परिणाम ये हुआ कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना काम पूरा किया और वे एक बैरिस्टर यानी वकील बनकर गए थे, लेकिन 9 जनवरी 1915 को एक महात्मा बनकर के लौटे वापस। ठीक है, ये कहानी है महात्मा गांधी जी की कि जो बंदा जो व्यक्ति यहाँ पे अपनी लाइफ को वेल स्ट्रक्चर्ड वे में वेल एस्टेब्लिश्ड तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ा सकता था उसने नहीं किया और सब त्याग करके अपने पूरे जीवन न्यौछावर कर दिया और गरीबी में भुखमरी में लोगों को ऊपर उठाने के लिए उनके साथ कहीं चप्पल बना रहे हैं, कहीं जूते सिल रहे हैं, कहीं यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, कहीं बकरियां पाल रहे हैं, इस तरीके की गतिविधियां करके वो जीवन यापन कर रहे हैं उनके जैसा। तो ये उनको विशेष बनाता है, ये उनको महात्मा बनाता है। ऐसी इच्छा शक्ति किसी महात्मा में ही हो सकती है। ठीक, फिर गांधी जी जब ऐसा करने के बाद भारत वापस लौटते तो यहाँ पे लेविश लाइफ नहीं जिएंगे। 1915 में 9 जनवरी के दिन आते हैं वो, तो 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, आज भी हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। भारत आते हैं जैसे ही वो भारत में, तो दक्षिण अफ्रीका में वो दक्षिण अफ्रीका से जैसे लौटते हैं भारत आते हैं तो सबसे पहले अपने गुरु जी गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी उनको सलाह देते हैं कि पहले पूरे भारत का भ्रमण करो। अब दक्षिण अफ्रीका तो छोटा देश है, लेकिन भारत दक्षिण अफ्रीका में यूनिफिकेशन भी है, एक समान व्यवस्था भी, विविधता उतनी नहीं है जितनी भारत में विविधता है। भारत का हर एक राज्य अपनी एक विशेष विविधता को लेके चलता है। तुम अगर आज भारत में नॉर्थ इंडिया में अगर कोई बात कहते हो तो साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में यहाँ पे पहुंचते पहुंचते महीनों सालों लग जाते हैं और वहां के लोग उसको अलग तरीके से समझते हैं। तो ऐसे में पूरे भारत का भ्रमण करो और देश की स्थिति को समझो जानो, फिर उसके बाद आप समझना कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है यहाँ भारत में अधिकारों को लेकर के। तो गांधी जी का भारत आगमन होगा और प्रारंभिक उनका सत्याग्रह होगा, वो होगा, आपको पता होना चाहिए कि कैसे वो गांधी जी भारत में आते हैं और वहां पे गोपाल कृष्ण गोखले उनको सलाह देते हैं क्या करना चाहिए और फिर वो अपने सत्याग्रह जो है आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम अलग अलग गांधी जी के सत्याग्रह पढ़ेंगे, कैसे उन्होंने शुरुआत की अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करके, कहाँ कहाँ उनको कमियां दिखी, कहाँ कहाँ उनको समस्याएं दिखी और कैसे इन समस्याओं को दूर करने के लिए वो सत्याग्रह करते हैं, चंपारण जैसे, खेड़ा जैसे, अहमदाबाद जैसे, फिर उसके बाद सविनय, फिर उसके बाद भारत छोड़ो, रॉलेट एक्ट वगैरह इनका विरोध, भारत छोड़ो, माफ कीजिएगा, असहयोग हो गया, सविनय अवज्ञा हो गया, पूना पैक्ट हो गया है, भारत छोड़ो हो गया है, नुआख खाली में शांति वार्ता हो गया है। तो इन सब को लेकर के वो कैसे अलग अलग कदम उठाते हैं। तो ये जीवन परिचय जो हम उनका पढ़ रहे हैं वो अब भाई हमारा आधा हुआ है। अब इसका आधा जो हिस्सा है वो जीवन परिचय का, वो हम पढ़ेंगे आंदोलनों के रूप में, उनके भारत में अलग अलग योगदान के रूप में पढ़ेंगे और फिर जैसे जीवन परिचय होगा तो फिर हम पढ़ेंगे उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सिद्धांत और साथ ही उनकी जो खास तौर पे उनकी जो रचनाएं हैं, सिद्धांत है उनके, उन सबको हम विशेष तौर पे अलग तरीके से समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अपने जो है इस डिस्कशन को विराम देते हैं। आप सभी को यहाँ पे समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो डाउट पूछिएगा जरूर, हमारा ग्रुप है उसमें मैसेज कीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा और अगली क्लास में इसको आगे को डिस्कस करेंगे। थैंक यू आप सभी को, एंड जय हिंद।